नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि G20 समिट इस बार इंडिया में चल रहा है और इसमें अलग अलग लेवल की जो मीटिंग होती है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग हो गई। उसके बाद हाल में ही हुआ जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग हो गई। इस तरह की जो अलग अलग लेवल की मीटिंग होती है वो इस पूरे समिट में चलती है। और जो हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीडर्स की जो मीटिंग होने वाली है वो होगी सितंबर 2023 में। लगभग 9-10 सितंबर को ये मीटिंग होगी। अभी सिर्फ डिफरेंट लेवल्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं या फिर मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग चल रही है। हाल में ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था और उसमें आप लोग को बताया था कि कैसे जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनने आने से मना कर दिया था। और इसका रीजन तो हालांकि दिया गया था कि जापान के पार्लियामेंट में डिस्कशन होने वाला है कुछ इस तरीके से। लेकिन बहुत से लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि ये एक तरीका है इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि वो रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इस पे भी सवाल उठाया जा रहा था कि जब जब जापान के फॉरेन मिनिस्टर G20 के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में नहीं गए हैं तो क्या उसके बाद जो क्वाड मेंबर्स की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होगी उसमें ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन ये क्वाड वाली मीटिंग में आए थे और ये जो मीटिंग हुई है क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये मीटिंग बहुत ज्यादा यूनिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है उसमें रशिया को क्रिटिसाइज किया गया है। अब ये प्रेशर बनाने का नतीजा है ईस्टर्न कंट्रीज का इंडिया के ऊपर या फिर इंडिया का खुद का माइंड चेंज है, वो तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वीडियो में हम लोग और डिटेल में ये जो पूरा इशू है हाल में हुई डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वाड आप लोग को पता होगा कि 4 कंट्रीज का ग्रुप है, 4 इंडो पैसिफिक कंट्रीज का ग्रुप है जो कि इस रीजन में यानी इंडो पैसिफिक वाले रीजन में फ्री एंड ओपन नेविगेशन की बात करता है। तो एक तरीके से सिक्योरिटी कोऑपरेशन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के बीच में। लेकिन चाइना कहता है कि ये पूरी तरीके से चाइना के अगेंस्ट में बनाया गया है और चाइना को इनसर्कल करने के लिए बनाया गया है। और सिर्फ चाइना ही नहीं, बहुत से एक्सपर्ट जो है वो भी और यूएसए खुद इस चीज को एडवोकेट करता है कि क्वाड को हम लोग को एज अ नेटो की तरह डेवलप करना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इस तरह की बातें बहुत पहले से ही की जा रही हैं और इसीलिए यही मेन कारण है कि चाइना इसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है। ये चारों कंट्रीज की आपस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है इनके नेवीज के बीच में, जिसको मालाबार एक्सरसाइज कहा जाता है। और इसी ग्रुप के इन्हीं कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग हाल में हुई है G20 समिट के साइड लाइन पे। और इसमें हुआ क्या है कि जैसा कि हम लोग ने देखा कि G20 मीटिंग जो हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में, उसमें कंसेंसस ना डेवलप होने की वजह से जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है या फिर जो कम्युनिके होता है उसको साइन नहीं किया गया था सारी कंट्रीज द्वारा। क्योंकि इंडिया कह रहा था कि हम लोग ये रशिया का जो इशू है इसको वॉर कह के नहीं बुलाएंगे, साथ ही साथ रशिया को बहुत ज्यादा हार्शली कंडेम नहीं करेंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज खासकर से फ्रांस, जर्मनी, इस तरह की कंट्रीज हो गई, उनने ये कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी अगर आप लोग करोगे तो हम लोग इस चीज पे, इस कम्युनिके पे साइन ही नहीं करेंगे। लेकिन ये जो समिट हुआ है क्वाड मेंबर्स का, इसमें रशिया को क्रिटिसाइज किया गया है। रशिया का हालांकि डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन जो स्टेटमेंट पास हुआ है उसमें रशिया को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया गया है। ये पूरा स्टेटमेंट है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें बात की गई है वही ओपननेस एंड नेविगेशन ऑफ इंडो पैसिफिक की, फिर उसके बाद आसियान कंट्रीज के साथ कॉपरेशन की बात की गई है, उसके बाद टेररिज्म पे बात की गई है और एक क्वाड वर्किंग ग्रुप बनाने की बात की गई है टेररिज्म के लिए। और उसके बाद साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है उसको लेके बात की गई है और उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन वॉर पे बात की गई है। यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और उसको लेके जो इमेंस ह्यूमन सफरिंग है उसके बारे में हम लोग लगातार डिस्कस करते रहेंगे। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ऐसा काम करना या फिर ऐसी धमकी देना कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कम्प्लीटली इनएडमिसिबल है और ये सारे क्वाड मेंबर्स एग्री करते हैं। इसके अलावा फिर यूएन चार्टर के थ्रू पीस एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। तो कहने का मतलब है कि अगर इंडिया चाहता तो इस स्टेटमेंट में भी इस चीज को हटवा सकता था कि नहीं, क्वाड जो है वो रीजनल ग्रुप है, इसमें सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन पे बात करो। लेकिन फिर भी इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट आया और ये एक तरीके से बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। बाकी जो कंट्रीज हो गई जैसे कि यूएसए, जापान और वेस्टर्न कंट्रीज हो गई जो क्रिटिसाइज करना चाहती थी रशिया को, उनके लिए। न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में अगर आप लोग को बताऊं तो आप लोग को याद होगा कि अभी न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी यूएसए और रशिया के बीच में, उसको रशिया ने सस्पेंड कर दिया फॉर्मली, और इनफॉर्मली तो बहुत टाइम से ये सस्पेंड करके बैठा हुआ था। इस बारे में भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप लोग को जानना है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है
इस पूरे इशू के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो सस्पेंशन था न्यू स्टार्ट ट्रीटी का, उसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ये थ्रेट आ चुका है रशिया की तरफ से कि वो लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भले ही इसमें रशिया का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन एक तरीके से बहुत ही ज्यादा क्लियरली क्रिटिसाइज किया गया रशिया को। इसके अलावा यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन, ये एक टाइम पे गिटारिस्ट हुआ करते थे, आज के टाइम में यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। इनने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा इस क्वाड मीटिंग में कि अगर हम लोग रशिया को इस तरीके से एग्रेशन करने देंगे बिना किसी इम्प्यूनिटी के, तो इससे होगा क्या कि बाकी कंट्रीज जो हैं उनके पास भी ये सिग्नल जाएगा कि हम लोग भी ऐसा एग्रेशन करके बच सकते हैं। इसीलिए रशिया को पनिश करना जरूरी है। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लेवरोव और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, इन लोग ने खुद से आपस में मीटिंग की होगी इस वॉर के बाद। इस वॉर के बाद आज तक ये लोग कभी नहीं मिले और ये एक मीटिंग हुई इंडिया में इसी G20 समिट के साइडलाइन पे। और ये चीज आप लोग समझ सकते हैं केवल इंडिया में ही पॉसिबल था, क्योंकि चाइना जो कि रशिया के क्लोज है उसमें यूएसए जाके ये मीटिंग नहीं करता और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर नहीं जाते, तो इसलिए ये केवल इंडिया में ही पॉसिबल था। और फाइनली भले ही शॉर्ट टाइम के लिए ही, लेकिन ये मीटिंग मैटेरियलाइज हुई। और इस मीटिंग में भी एंटोनी ब्लिंकन ने साफ साफ कह दिया सरगेई लेवरोव के मुंह पे ही कि जल्दी से जल्दी ये जो वॉर और एग्रेशन है इसको खत्म करो और फिर मीनिंगफुल डिप्लोमेसी की तरह पीस को स्टेब्लिश करो। नाउ अब ओवरऑल हो क्या रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है ना कि मजबूरी में इंडिया को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव लेना पड़ रहा है। कभी रशिया को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है, कभी फिर इससे पीछे हटना पड़ रहा है, कभी अलग अलग रिजोल्यूशन में रशिया के अगेंस्ट में वोट करना पड़ रहा है, कभी कभी उससे अब्सेंट होना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी कोई इस तरीके का रिजोल्यूशन जो डायरेक्टली कंडेम करे रशिया, उसमें इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट में वोट नहीं किया है। लेकिन फिर भी कुछ रिजोल्यूशन हुए हैं जिसमें कुछ और बात की गई हो इस वॉर से ही रिलेटेड और रशिया को कंडेम नहीं किया गया हो, उसमें इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है। अब इसीलिए इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होने की वजह से, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको लेके इंडिया को वेस्ट के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ रहा है और ईस्ट के साथ यानी रशिया और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो होगी उनके साथ भी कोऑपरेट करना पड़ रहा है। भले ही इंडिया रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन चाइना का जो एक्शन है, चाइना को लेके जो इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडिया को वेस्ट के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ानी पड़ रही है और वेस्ट भी इस चीज को समझता है। इसलिए धीरे धीरे वो भी इंडिया पे प्रेशर बना रहा है कि अगर आप लोग को चाइना के मामले में हमारी हेल्प चाहिए तो रशिया के मामले में आप हमारी हेल्प करो। इसीलिए ये जो जॉइंट स्टेटमेंट पास हुआ है क्वाड मीटिंग के बाद, इसमें रशिया को क्रिटिसाइज किया गया, इनडायरेक्टली चाइना को भी क्रिटिसाइज किया गया है। और चाइना का तो खैर बनता भी है क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रीजन में भी आता है और जो साउथ चाइना सी है वहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चाइना, उसकी वजह से इस रीजन की जितनी भी कंट्री है सब परेशान है। होता क्या है कि चाइना जो ये साउथ चाइना सी है इस पूरे सी पे क्लेम करता है, कहता है कि ये 1.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है ये पूरा हम लोग से बिलोंग करता है, जबकि यूएन क्लॉज यानी कि वो कन्वेंशन जो वाटर बाउंड्री क्या होगी कंट्री की उसको डिसाइड करती है, वो कुछ लिमिट लगाती है कि आपके जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उससे थोड़ी दूर तक आप लोग का जो एरिया होगा वो वाटर बाउंड्री आपका कहलाएगा। लेकिन फिर उसके बाद भी चाइना कहता है कि नहीं, हम इस कन्वेंशन को नहीं मानते और ये जो पूरा साउथ चाइना सी है ये हम ही लोग से बिलोंग करता है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये हम लोग से बिलोंग करता था। और इसीलिए फिर यहाँ पर इस रीजन में आर्टिफिशियल आइसलैंड डेवलप कर करके उस पर अपने मिलिट्री बेस बना के इस पूरे रीजन का मिलिट्रियलाइजेशन कर रहा है, जिससे यहाँ की कंट्रीज जैसे कि ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और ताइवान जो है वो तो खास कर से, साथ ही साथ वियतनाम, ये सब परेशान है। प्लस ताइवान के सॉवरेनिटी वाला भी इशू जो है वो है ही। तो भले ही क्वाड जो है वो बना है चाइना के इसी सब एग्रेशन को टैकल करने के लिए, लेकिन ये जो रशिया को क्रिटिसाइज करना हो गया और चाइना को क्रिटिसाइज करना हो गया, ये एक तरीके से ट्रेड ऑफ है इंडिया और बाकी सब क्वाड मेंबर्स के बीच में। और इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद जो क्वाड मेंबर्स ने पास किया उस तुरंत चाइना और रशिया का भी रिप्लाई आया। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर जब रशीना डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि क्वाड जो है वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से बस लड़वाना चाहता है, एक को दूसरे के अगेंस्ट में प्ले कर रहा है। और साथ ही साथ क्वाड का जो डिसीजन है कि आसियान कंट्री के साथ कोऑपरेट करने का, और आसियान कंट्रीज जो रीजन का जिस तरीके से आर्किटेक्चर रखती हैं दिमाग में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना, इसको ये कहते हैं कि ये एक तरीके से कुछ भी नहीं है बल्कि रशिया और चाइना को ईस्ट एशिया समिट से कट करने का तरीका है। तो क्वाड का जो आसियान कंट्री के साथ कॉपरेशन है उसके भी अगेंस्ट में है ये। साथ ही साथ सरगेई लेवरोव कहते हैं कि हम लोग कभी एक कंट्री को दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में प्ले नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी कंट्री जो है वो ऐसा कर रही हैं और क्वाड ग्रुपिंग को मिलिट्रिसाइज कर रही हैं। इसके बाद चाइना भी नहीं रुका। हम लोग जानते हैं कि चाइना तो क्वाड का सबसे बड़ा क्रिटिक्स है। चाइना ने तो क्वाड को सीधे सीधे ये कह दिया कि कुछ ढंग का काम करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे जो रीजनल कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो, उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप हो,
और ये जो अभी की तरह एक्सक्लूसिव ब्लॉक की तरह काम कर रहे हो, जिसके थ्रू सिर्फ चाइना को हार्म पहुंचाने का आपका आइडिया है, उसको बंद करो। साथ ही साथ चाइना से G20 के बारे में भी स्टेटमेंट आया था कि G20 को मिलिट्रिसाइज किया जा रहा है। G20 एक इकोनॉमिक ग्रुप है, इसमें रशिया यूक्रेन वॉर को डिस्कस करना बहुत ज्यादा गलत होगा, ये चाइना का व्यू था। इसीलिए रशिया ने अपना एहसान चुकाने के लिए क्वाड को क्रिटिसाइज किया, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया ना। अभी हो क्या रहा है कि आप लोग को पता होगा कि चाइना ने कुछ दिन पहले ही एक पीस प्लान शेयर किया था रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, जिसमें चाइना ने कहा था कि 12 पॉइंट पे काम करना चाहिए। सबसे पहले तो एक दूसरे के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है इसको तुरंत खत्म करना चाहिए। फिर कहा था कि जो हॉस्टिलिटी है उसको तुरंत सीज करना चाहिए। पीस टॉक को रिज्यूम करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को तुरंत रिजॉल्व करना चाहिए। सिविलियंस हो गए या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हो गए, इनको प्रोटेक्ट के लिए काम करना चाहिए। और एक्सपोर्ट का ग्रोथ को फैसिलिटेट करना चाहिए। उसके बाद जो यूनिलैटरल सैंक्शन है उसको स्टॉप करना चाहिए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन है उसको भी स्टेबल करने के लिए काम करना चाहिए। और लास्ट वॉर के बाद जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको रिकवर करने के लिए दोबारा कंस्ट्रक्शन के लिए काम करना चाहिए। अब ये जो पीस प्लान है इसमें देखने को मिल रहा है कि कभी कहीं पर भी ये नहीं बात की गई है कि रशिया जो है वो जितना एरिया उसने यूक्रेन का कैप्चर कर लिया है उसको छोड़ के पीछे हटे, और राही रशिया के एक्शन को इसमें बिल्कुल भी गलत बताया गया है। इसलिए इस चीज पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट और ये जो ईस्ट है यानी रशिया चाइना और बाकी कंट्रीज देख लीजिए, ये डिवाइडेड दिख रहा है। वेस्ट कह रहा है कि इसमें रशिया को एग्रेसर क्यों नहीं बोला गया और इसको पीछे हटने के लिए क्यों नहीं बोला गया। नाटो का कहना है कि चाइना जो है वो अपनी ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, क्योंकि उसने आज तक रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया उसके एक्शन के लिए। लेकिन बेलारूस जो कि बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट एलाई है, उसका कहना है कि हम लोग ये जो चाइनीज पीस प्लान है इस पे काम करना चाहते हैं और इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको लेके भी एक डिवीजन दिख रहा है कि ये जो एरिया कैप्चर कर रखा है रशिया ने, इससे पीछे हटेगा कि नहीं रशिया। और वेस्ट जो है वो तो कह रहा है कि जब तक रशिया पीछे नहीं हटेगा तब तक किसी भी तरीके का पीस टॉक जो होगा उस पर बात नहीं की जाएगी। यूएसए ने इस पीस प्लान पे ये कह दिया था कि ये जो पहला पॉइंट है इस पीस प्लान का कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, यहीं पर ये पूरा पीस प्लान है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के व्यूज है। और इसके अलावा हाल में ही न्यूज आ रही थी, ये भी आप लोग ने सुना होगा कि यूएसए है वो इस चीज की शंका जता रहा था कि जो चाइना है वो ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है रशिया को। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ऐसे वेपन्स या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल मिलिट्री में भी किया जा सकता है, सिविलियन पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। तो इस वॉर से एक चीज तो साफ दिख रहा है कि चाइना रशिया ये सब क्लोज आ रहे हैं। हाल में बेलारूस जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कंट्री है रशिया की, एक ऑल टाइम एलाई है रशिया का, उसको चाइना ने कहा है कि बेलारूस और चाइना जो है वो ऑल वेदर कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इस तरीके के जो टर्म होते हैं वो चाइना सिर्फ इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के लिए। तो ये जो ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है रशिया और उसकी फ्रेंडली कंट्रीज का चाइना के साथ, और साथ ही साथ बाकी कंट्रीज भी और है इस समय, ये एक और भी बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। हाल में ही एक रॉ के फॉर्मर चीफ ने ये वार्न किया था इंडिया को कि चाइना रशिया और ईरान का जो नेक्सस है उससे काफी ज्यादा कंसर्न रहने की जरूरत है इंडिया को, और उसके अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखो ईरान भी इस नेक्सस में चला जाता है तो ईरान हो गया, फिर उसके बगल में पाकिस्तान तो ऑलरेडी ही इंडिया के अगेंस्ट में, ऊपर चाइना हो गया। अफगानिस्तान का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वहां ढंग की गवर्नमेंट, एक सिविलियन गवर्नमेंट अभी भी है नहीं। तो एक तरीके से पूरा घिरा होगा इंडिया अपने एनिमी कंट्रीज से। और इस चीज को टैकल करने के लिए हालांकि क्वाड जैसे ग्रुप इंडिया के काम आ सकते हैं, लेकिन ये चीज समझना होगा कि ये जो क्वाड मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए, ये कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है जैसे इंडिया शेयर करता है। इसीलिए इंडिया को दो काम एटलीस्ट करना चाहिए। पहले तो अपने आसपास की जो कंट्रीज है उनके साथ डिप्लोमेटिकली और इंगेज करने की जरूरत है, उनको अपने साथ लाने की जरूरत है। जैसे कि श्रीलंका वगैरह हो गई, श्रीलंका की कितनी ज्यादा हेल्प की थी इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस में, उसके बारे में आप लोग को पता होगा। हाल में ही श्रीलंका के एक मिनिस्टर ने काफी तारीफ भी की है इंडिया की इसके लिए। तो इस तरीके के काम बाकी कंट्रीज में भी करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जितने भी ये क्वाड हो गए या फिर बाकी मल्टीलेटरल ग्रुपिंग होते हैं उसमें इस तरीके के स्टेटमेंट जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे, एग्रेसिवली क्रिटिसाइज करे चाइना और रशिया को, उससे बचने की जरूरत है। क्योंकि ये ऐसा करने पे ये चाइना और रशिया को और ज्यादा एग्रेसिव बना सकता है और बात इससे और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो जब तक इंडिया पूरी तरीके से रेडी ना हो तब तक ऐसे किसी चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। बाकी ये थे मेरे व्यूज, आपको क्या लगता है मेरे को बताइए कमेंट में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूंगा खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।